हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है यानी कि वायुमंडल की जो साम्यावस्था होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा जो लोग इस चैनल पे नए हैं। देखिए, इस चैनल पे एक आंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराता हूँ। इसके साथ कुछ टॉपिक्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे एक वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें मैंने सारी जानकारी दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे वीडियो में। टेलीग्राम पे आप जाकर और उसके बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, ज्वाइन कैसे करना है तो ज्वाइन का लिंक भी दिया हुआ है, यानी कोर्स को ज्वाइन करने का भी लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप फीस भर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं। ये कोर्सेज देखिए 399 रुपये और 599 रुपये के हैं। मैंने इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। तो अब देखिए, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि वायुमंडल की साम्यावस्था या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए, पहले तो बात आती है कि ये साम्यावस्था होती क्या है। तो इसकी देखिए, जो हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वस्तु के आधार क्षेत्र के भीतर से अगर होकर गुजरती है तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। पर यहाँ पे फिजिक्स नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, देखिए, सपोज ये एक कोन रखा हुआ है आपकी मेज के ऊपर। आप इसको थोड़ा सा इस साइड में झुकाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर देखिए, इसी की जगह पे क्या है, आपकी मेज पे मान लीजिए ऐसे एक खड़े रूप में एक बुक रखी हुई है, या फिर मान लीजिए जो हम लोगों के यहाँ कार्ड्स होते हैं जो प्ले किए जाते हैं वो रखा है, कोई भी चीज़ ऐसे 90 डिग्री पे रखी हुई है और आप इसको धक्का देते हैं तो ये क्या होता है, ऐसे हो जाती है। यानी कि अब ये 180 डिग्री पे चली जाती है। तो इसकी क्या हुआ कि स्टेट बदल गई, यानी कि जिस स्टेट में थी उससे ये एक नई स्टेट में चली गई। तो क्या हुआ, इसमें एक तो विस्थापन हुआ यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, न्यू स्टेट इसकी बन गई। तो इसे कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आती है उदासीन साम्यावस्था। जैसे कि जो बॉल वगैरह होती है जिसको आपने खिसका दिया, तो जिस स्थिति में आपने उसको खिसकाया वही स्थिति बनी रहती है। यानी कि ना ही ये अपनी पुरानी अवस्था में आती है और ना ही कोई न्यू स्टेट बनाती है, बल्कि जैसी है वैसी ही रहती है, उदासीन रहती है। तो इसे कहते हैं उदासीन साम्यावस्था। अब देखिए, जब हम लोग इसी साम्यावस्था को, इसी इक्विलिब्रियम को अपने वायुमंडल पे अप्लाई करते हैं, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी इक्विलिब्रियम की जो स्टेजेस हैं अलग अलग, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ी सी जटिलता आ जाती है। अभी आप समझ जाएंगे इस बात को। देखिए, जो डेंसिटी है हमारी एयर की वो चेंज होती रहती है, और जब डेंसिटी चेंज हो जाती है तो जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो भी चेंज हो जाती है। डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई जो हवा है वो किस स्टेट में होगी, यानी कि कोई जो एयर है किसी स्थान की वो स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी या फिर उदासीन होगी, यानी कि कह लीजिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगी। तो किस स्टेट में हमारी एयर होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वह उस एयर की डेंसिटी कितनी है। अब देखिए, जो डेंसिटी होती है एयर की हमारी वो चेंज हुआ करती है। जैसे कि हमारी जो एयर है उसके हम लोग थोड़े से रीज़न देख रहे हैं, दो रीज़न कि क्यों हमारी एयर जो है उसकी जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है या एटमॉस्फेरिक जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ के रीज़न क्या होते हैं। एक तो जो हमारी देखिए एयर होती है वो कंप्रेस हो सकती है, यानी कि उसके ऊपर दबाव डाल के उसे कंप्रेस किया जा सकता है। तो एयर जो है या तो ऊपर उठती है या नीचे आती है। मीन्स मान लीजिए ये आपका एक स्थान है, यहाँ पे जो है गर्म बहुत ज़्यादा हो गया ये स्थान, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, हवा ऊपर उठने लगती है। अब जब हवा ऊपर उठने लगती है तो उसकी डेंसिटी में चेंज आने लगता है, यानी उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व में चेंज आने लगता है। देखिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट को डीप में भी पढ़ेंगे लेकिन वो आगे करेंगे। तो जब डेंसिटी में चेंज आने लगता है तो उसके हिसाब से ही फिर डिसाइड होता है कि ये किस स्टेट में हवा जाएगी जो इसकी डेंसिटी होती है। इसी तरह से जो ह्यूमिड एयर होती है, यानी कि ऐसी वायु जिसमें वाटर वेपर है, तो जब वो ऊपर उठती है, ऐसी हवा जिसके अंदर वाटर वेपर मौजूद है या जिसके अंदर जलवाष्प मौजूद है, तो ऐसी हवा जब ऊपर उठती है तो इससे क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन होता है इसमें। यानी कि इस ऊपर उठने पर हवा के जो इसके अंदर की गुप्त ऊष्मा होती है वो बाहर के वातावरण में मुक्त होती है। अब इसी वीडियो में अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है ये क्या होती है और किस तरह से आसपास के वायुमंडल में ये मुक्त होती है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि ऊपर उठने पे हवा के
ऐसी हवा जिसके अंदर जलवाष्प बहुत ज़्यादा है, वो जब ऊपर उठती है तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है वो मुक्त होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर से वही बात है कि जो वायु है उसकी डेंसिटी में चेंज आ जाता है, और इसकी वजह से जो वायु की साम्यावस्था है यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारी जो एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम है उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ या जटिलताएं होती हैं। देखिए, हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है हमारा, उसमें जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या स्थिति हो बनेगी, और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या स्थिति बनेगी। देखिए, स्टेबल का मतलब हो गया कि वायु जिस पोजीशन में है, अगर थोड़ा सा हम उसको धक्का भी दें, डिस्प्लेस भी करें, तो वापस वो अपने स्थान पे आ जाएगी। यानी कि मान लीजिए वायु यहाँ पे है, अगर हम लोग देखिए, ये एग्जाम का नहीं है, ये सिंपल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से अगर हम लोग सपोज वायु को धक्का दे के इधर भेजें तो भी फिर से वापस वायु यहाँ पे आ जाएगी। अब इसी बात को हम लोग थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। मान लीजिए किसी स्थान पे जो मौसम है वो इस तरह का है कि यहाँ पर जो वायु है वो स्टेबल हो गई है, यानी कि स्थित हो गई है। अगर हम किसी वजह से ये वायु थोड़ा बहुत ऊपर जाती भी है तो वापस अपनी इसी स्टेट में आ जाती है, यानी कि ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाने पाती है। तो क्या होगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रही है, यानी एक स्थायी साम्यावस्था बन रही है। यानी कि वायुमंडल में एक ऐसा कह लीजिए कि स्टेट है वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की इस समय एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो वायु है वो स्टेबल हो गई है, वो अपनी जगह पे बार बार वापस लौट आती है। तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है, कन्वेक्शन या संवहन नहीं होगा। संवहन क्या होता है, हवा का ऊपर जाना, बादल बन जाना, इसे संवहन कहते हैं। तो ये हवा ऊपर जा ही नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो स्टेबल हो गई है। तो जाहिर सी बात है संवहन नहीं होगा। जब संवहन नहीं होगा तो बादल भी नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो क्लीन स्काई या फिर कह लीजिए साफ मौसम होगा। बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि संवहन नहीं हो रहा है, इसलिए बारिश कैसे हो पाएगी। यानी कि संवहन नहीं हो रहा है, बादल नहीं बन रहे हैं, तो बारिश भी नहीं होगी। फिर अस्थायी साम्यावस्था क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसका अपोजिट। यानी कि इसमें क्या होता है, हवा तेजी से ऊपर जाती है। जिस स्टेट में हवा है उससे विस्थापित होके या वहाँ से डिस्प्लेस होके नई स्थिति में चली जाती है। तो हवा ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है तो बादल बनाती है, और बादल बनाती है तो रेन या बारिश की भी संभावना हो जाती है। यानी कि संवहन की प्रक्रिया या कन्वेक्शन की प्रक्रिया होने लगती है। इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए, हम लोगों को बात करना है एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज की। हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या एडियाबेटिक ताप परिवर्तन। तो एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज समझते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई एयर जो है, चलिए मैं ऐसे कहता हूँ, मान लीजिए कोई एयर है, वो स्टेबल स्टेट में होगी या अनस्टेबल स्टेट में होगी, यानी कि वो स्थायित्व की अवस्था में होगी या अस्थायित्व की अवस्था में होगी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एयर का टेम्परेचर क्या है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलेगा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, मान लीजिए टेम्परेचर बदलेगा तो एयर का भी टेम्परेचर बदलेगा। अगर एयर का टेम्परेचर बदलेगा तो उसकी डेंसिटी में चेंज होने लगेगा, यानी घनत्व में चेंज होने लगेगा। या तो वो हल्की होने लगेगी या भारी होने लगेगी। हल्की होने लगेगी तो ऊपर जाने लगेगी, भारी होने लगेगी तो नीचे आने लगेगी। यानी कि एयर किस स्टेज में रहेगी, इस ये किस चीज़ से डिसाइड हो रहा है कि एयर की जो टेम्परेचर है वो क्या है। तो अब इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो एयर में ताप परिवर्तन होता है, यानी कि रुद्धोष्म जो ताप परिवर्तन होता है, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज, वो किस तरह से होता है, इस प्रोसेस को समझेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हमारी सरफेस है, हमारी पृथ्वी की, ये मान लीजिए कि सतह है, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आसपास की हवा है वो गर्म हो गई है। अब जो गर्म चीज़ होती है तो देखिए उसकी आयतन बढ़ने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक लोहे की प्लेट है, आप उसे गर्म करें तो क्या होगा, उसके अणु दूर दूर जाने लगेंगे। जब आप लोहे की प्लेट को गर्म करेंगे तो उसके जो अणु हैं वो दूर दूर जाने लगेंगे, जैसे पानी में होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो प्लेट है फैलने लगेगी। हम लोगों ने देखा है किसी चीज़ को गर्म करते ही वो फैलने लगती है, उसके आकार बड़ा होने लगता है। तो वैसे ही वायु के साथ होगा, यानी कि गर्म होते ही वायु फैलने लगेगी, उसके आयतन में वृद्धि होने लगेगी। साइंटिफिक भाषा में आयतन में वृद्धि होने लगेगी, यानी कि वो हल्की होने लगेगी, क्योंकि उसके जो अणु हैं दूर दूर जाने लगेंगे। जब हवा के अणु दूर दूर जाने लगेंगे तो हवा हल्की होने लगेगी। जब हवा हल्की होने लगेगी तो क्या होगा, जो आसपास देखिए अन्य हवाएं हैं जो कि ठंडी हैं और भारी हैं, वो क्या करेंगी, इस एयर को पुश करेंगी। यानी कि ये ठंडी और हल्की जो हवा है
इसको भारी वाली हवा कहेगी कि आप ऊपर जाओ और आपके प्लेस पे हम आ जाए, यानी इसको पुश करेगी। जब इस एयर को पुश करेगी, ये ठंडी वाली हवाएं जब गर्म हवा को पुश करती हैं या फिर इसके ऊपर दबाव डालती हैं, तो क्या होता है, ये गर्म वाली जो हवा है ऊपर की तरफ उठने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाती है, या कह लीजिए ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो जो असेंडिंग है इस एयर में वो स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, जब एयर हमारी ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे जो नीचे का हाई प्रेशर का एरिया था, आप देखिए ये वैसे तो यहाँ पे गर्मी है, लो प्रेशर है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एटमॉस्फियर में यानी कि वायुमंडल में जो नीचे हाई प्रेशर का एरिया था, यानी कि जहाँ पे कंप्रेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा था, उसको छोड़ के ये धीरे धीरे ऊपर के लो प्रेशर के एरिया की तरफ बढ़ने लगती है, या कह लीजिए इसके ऊपर जो कंप्रेशन हो रहा था वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि अब देखिए हो क्या रहा है, हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। जब हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि जो हवा है उसका जो आयतन है वो लगातार बढ़ता है, या कह लीजिए इसके जो अणु पास पास थे, अब ये लगातार जैसे जैसे हवा ऊपर जा रही है ये लगातार दूर दूर होते जा रहे हैं। अब जब लगातार अणु दूर दूर होते जा रहे हैं तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर फैल रही है तो उसको उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर मैं एक फ़नी वे में कहूँ तो अगर हमारी बॉडी को हमें फैलाना है तो क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए आप लोहा है, उसको गर्म करेंगे जब, तभी वो फैलना स्टार्ट करेगा। तो यानी कि अगर हमें जो किसी भी चीज़ को जब एक्सपेंशन होता है, किसी भी चीज़ में जब फैलाव होता है, उसके वॉल्यूम में जब वृद्धि होती है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन देखिए, एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज की एक बहुत ख़ास बात होती है कि एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज का नियम ही यही होता है कि जो एयर होती है वो ना आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे कोई एनर्जी लेती है, उससे कोई हीट लेती है, और ना कोई हीट देती है। यानी कि हीट में किसी भी तरह का हीट, यानी कि ऊष्मा या गर्मी कह लीजिए, तो जब हमारा एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होता है तो इसमें बाहर के वायुमंडल का कोई हाथ नहीं होता है। यानी कि एयर जो बाहर का एटमॉस्फेयर है ना उससे एनर्जी लेगी, ना उससे ऊष्मा लेगी, और ना ही उसको देगी। तो अब देखिए, ऐसे में क्या होगा, ये एनर्जी लाए कहाँ से। हम लोगों ने देखा एयर हमारी ऊपर उठ रही है, उठ रही है तो लगातार इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि लगातार इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन के लिए एनर्जी चाहिए। पर जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर है, उससे ये से एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये क्या करती है, अपने ही अंदर की एनर्जी जो है उसको खर्च करने लगती है। यानी कि जो हवा गर्म है तो इसके पास जो हीट कंजर्व है, जो ऊष्मा इसके पास संरक्षित है, इसने जो बचा के अपने पास ऊष्मा रखी है, उसको ये खर्च करने लगती है अपने एक्सपेंशन के लिए, या फिर कह लीजिए अपने जो फैलाव है उसके लिए। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए, देखिए ऐसे समझिए, आप एक बुरी कंडीशन में फंस गए हैं, आप एक रेगिस्तान में फंस गए हैं, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, जो एनर्जी आपकी बॉडी में पहले से संरक्षित थी उसको खर्च कर रही है, तो आप कमजोर होने लगेंगे। उसी तरह से हवा जब अपनी जो ऊष्मा इसके पास संरक्षित थी, जो इसने बचा के रखी थी, उसे खर्च करेगी तो क्या होगा, ठंडी होने लगेगी। जब ये ठंडी होने लगेगी हवा, तो इसी को कहेंगे हम लोग एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज हो रहा है या रुद्धोष्म ताप ह्रास हो रहा है। तो जब देखिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है जब हवा 100 मीटर ऊपर उठती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, या एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज रेट। तो ये आपकी ठंडी होने की दर या रेट ऑफ कूलिंग हो गई। कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है हर 100 मीटर जब हवा ऊपर उठती है। अच्छा देखिए, इसी का ठीक उल्टा सोच लीजिए, अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मान लीजिए हवा नीचे आ रही है, तो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि हवा जब नीचे आ रही है, डिसेंडिंग हो रही है इसकी, तो क्या होगा, हवा के ऊपर कंप्रेशन बढ़ रहा है। यानी कि ऊपर का जो लो प्रेशर का एरिया था, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एटमॉस्फेयर में एक तरह से कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ जब लो प्रेशर की बात कर रहा हूँ। यानी कि ऊपर हवा के ऊपर इतना दबाव नहीं था, एयर के ऊपर इतना दबाव नहीं था। जैसे जैसे हवा नीचे आ रही है, इसके ऊपर आसपास की हवाएं कंप्रेस कर रही हैं, इसको दबाव डाल रही हैं। जब इस हवा के ऊपर दबाव पड़ रहा है यानी कंप्रेशन होगा, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होने लगेगा। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर दबाव डालते हैं तो क्या होता है, उसके आयतन में कमी होने लगती है। यानी बड़ी सी चीज़ है, उसके आप दबा के छोटा छोटा करते जाते हैं। तो जब वॉल्यूम में कमी होगी तो इसके लिए भी क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ठीक ऊपर वाले का अपोजिट होगा। यानी कि इस बार क्या होगा, हवा गर्म होने लगेगी, कंप्रेशन पड़ेगा, और कंप्रेशन से एयर का जो वॉल्यूम है
वो लगातार कम होगा और इसके लिए जो हवा को एनर्जी चाहिए होगी वो हवा अपने आप प्रोड्यूस करेगी और इसकी वजह से जो हवा है वो गर्म होने लगेगी। तो किस रेट से गर्म होगी? जिस रेट से ठंडी होती है, यानी कि हर 100 मीटर नीचे उतरने पे हवा 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगी। तो अब देखिए, फाइनली बात आती है, यहाँ तक आप समझ गए असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज होता है। फाइनली बात आती है कि ऊष्म ताप परिवर्तन या एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज का एकमात्र रीजन होता है वायु दाब में परिवर्तन। हम लोगों ने देखा कि हवा जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो जा रही है उसकी वजह से इसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो एकमात्र कारण क्या हो गया? वायु दाब में परिवर्तन या प्रेशर में चेंज। और कोई भी जो हीट का ट्रांसफर है वो बाहरी एटमॉस्फेयर से एयर का नहीं होता, यानी कि बाहरी एटमॉस्फेयर जो है ना इस एयर को कोई हीट देता है ना इससे कोई हीट लेता है। तो हवा में टेम्परेचर में चेंज क्यों होता है? हवा के एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज के कारण, जिसका कारण होता है प्रेशर में चेंज। तो फ्रेंड्स, आई होप अभी आप एडियाबेटिक टेम्परेचर चेंज भी समझ गए होंगे।